हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो दोस्तों बहुत दिन के बाद आज एक वीडियो को शूट कर रहे हैं। कुछ दिन के लिए हम आउट ऑफ पटना चले गए थे, लेकिन फिर से हम लोग आए हैं और हम लोग अपने लेक्चर यानी क्लास 12 को आज आगे बढ़ाते हैं और एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एवरेज, मार्जिनल और टोटल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब देखिए, रिलेशनशिप तो आप लोग बहुत जानते हैं कि दो लोगों के बीच में होता है, बेटा माँ के बीच में होता है, लेकिन क्या कॉस्ट के बीच में भी रिलेशन हो सकता है क्या? तो इसलिए तो टॉपिक में दिया हुआ, यानी कॉस्ट के भी बीच में रिलेशन होता है। हम लोग पढ़े थे एवरेज कॉस्ट क्या होता है, हम लोग पढ़े थे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, और हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़े थे टोटल कॉस्ट क्या होता है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे क्या ये तीनों कॉस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है या अलग अलग होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के लेक्चर को। और पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं द रिलेशन बिटवीन एवरेज, मार्जिनल एंड द टोटल कॉस्ट। कहता है हैविंग डिस्कस्ड द एस्टिमेशन एंड द बिहेवियर ऑफ एवरेज, मार्जिनल एंड द टोटल कॉस्ट, नाउ वी प्रोसीड टू डिस्कस हाउ दीज कॉस्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये पॉइंट में कह रहा है कि इसके पहले आप देखें कि टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, उसके फीचर सभी कुछ देखें, सब कैसे बढ़ता है, सब कैसे घटता है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ये तीनों कॉस्ट में कोई रिलेशनशिप भी होता है, क्या ये तीनों कॉस्ट आपस में रिलेटेड होता है। इन सब के बारे में इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं। कहता है देयर आर टू रिलेशनशिप बिटवीन, टोटल कितने रिलेशनशिप बने हुए हैं? दो ठो। किसके किसके बीच में? यही तीनों कॉस्ट के बीच में, एवरेज, मार्जिनल और टोटल कॉस्ट। और कौन कौन है? तो पहला रिलेशन है द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट, यानी दो ठो कॉस्ट लिया है। सबसे पहला कॉस्ट एवरेज कॉस्ट और दूसरा कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। इसके पहले वाला जो मतलब वीडियो हम बनाए उसमें हर एक चीज़ का मीनिंग लिखवाए हैं, तो उसको अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके पहले देखो, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा। नहीं तो ये वीडियो आपके डायरेक्ट दिमाग के ऊपर से जाने वाला है। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है। क्योंकि जब तक आपको वैल्यू नहीं पता होगा तब तक आप दो चीज़ों के बीच में, यानी दो कॉस्ट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते। और दूसरा जो रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। यानी सर मार्जिनल कॉस्ट कॉमन हो चुका है, यानी मार्जिनल कॉस्ट के साथ रिलेशनशिप बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक बार मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन एवरेज से बनेगा और एक बार मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन टोटल कॉस्ट से बनेगा। और यही दोनों टॉपिक है जो आज हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब देखिए सर ये ग्राफ क्या है। सर इस ग्राफ को हम लोग पहले भी वीडियो में देखे हुए हैं। ये ग्राफ कुछ नहीं है, टोटल कॉस्ट का ये ग्राफ दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट का ये ग्राफ दिया हुआ, मार्जिनल कॉस्ट का ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग देखे हुए हैं, लेकिन सर यहाँ फिर से क्यों आया है? तो कोई भी रिलेशन हमें देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए टेबल। क्यों? टेबल के मदद से हम किसी भी कॉस्ट का ग्राफ बनाते हैं और उसी ग्राफ से रिलेशनशिप पता करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेबल। टेबल देखिए यहाँ पे आपका यूनिट दिया हुआ है, किस चीज़ का? कोई भी गुड्स, जैसे गुड्स ए मान लीजिए, कोई गुड्स है जिसका नाम है ए, उसका टोटल कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, टोटल कॉस्ट के मदद से मार्जिनल कॉस्ट निकला हुआ है। देखो फॉर्मूला में लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट एन, यानी जिस पॉइंट पे आपको टोटल कॉस्ट निकालना वो ले लो। जैसे यहाँ पे निकालना तो 20 और n-1 यानी एक कम, यानी 20 माइनस 10, तो आपका निकल के आएगा देखो मार्जिनल कॉस्ट। तो ये सब फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कैसे मार्जिनल कॉस्ट निकलता है। और फिर एवरेज कॉस्ट को निकालने के लिए भी अगर आपके पास टोटल कॉस्ट है और क्वांटिटी दिया हुआ है तो बस दोनों को डिवाइड करते जाओ तो आपको मिलते जाएगा एवरेज कॉस्ट। यानी आप टोटल कॉस्ट के मदद से एवरेज कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं और मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इसी फॉर्मूला पे डेफिनेशन भी दिया हुआ रहता है। तो दोनों चीज़ को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा पिछले वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में टेबल समझ में आ रहा है कि ये टेबल किस चीज़ का है। और अब हम लोग टेबल से क्या बनाते थे याद करो, तो टेबल से बनता था ग्राफ। तो देखो पहला यहाँ पे आप लोग को ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। x एक्सिस पे ऑलवेज आप आउटपुट को लीजिएगा, यानी यूनिट को। किसको? यूनिट को। अभी जो यूनिट आप लोग को दिख रहा था, कौन सा यूनिट? देखो ये वाला, ये यूनिट को आपको लेना है कहाँ पे? x पे। कहाँ पे? x पे। और जो आपको कॉस्ट दिख रहा था, चाहे वो टोटल कॉस्ट हो, चाहे मार्जिनल कॉस्ट हो, चाहे एवरेज कॉस्ट हो, आपको हमेशा किस पे लेना है?
वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस पे क्या रखना है और एक्स एक्सिस पे क्या रखना, भूलिएगा मत। एक्स एक्सिस पे हमेशा आउटपुट होगा और वाई एक्सिस पे हमेशा कॉस्ट होगा। और ये बना हुआ है आपका ग्राफ। सर ये ग्राफ बना हुआ कैसे? ग्राफ बनाने आता है ना, एक्स और वाई के प्रेफरेंस से हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो पहला यूनिट यहां पर देखो 1 पे हमारा एवरेज कॉस्ट कितना है 20। उसी तरह से यहां देखो पहला यूनिट यहां पे 1 ही होगा। बार बार ये सिलेक्ट जो हो जाता है ना, कहाँ चला क्या? यहाँ पे मान लो पहला यूनिट है, यहाँ पे मान लो दूसरा यूनिट है, यहाँ पे तीसरा यूनिट है, यहाँ पे चौथा मान लो, यहाँ पांचवा मान लो, यहाँ छठा मान लो, यहाँ सातवां। यानी ले दे के बता रहा है कि एक्स और वाई के हेल्प से ये ग्राफ को बनाया हुआ है। ठीक है, बनाने के लिए नहीं देता, बस ये ग्राफ आपके सामने देता है और आपसे पूछता है कि बताइए एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या आपको रिलेशन दिख रहा है। तो चलो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला रिलेशन 1, अगर एसी गिरता है तो एमसी छोटा होता है एसी से। याद रखिएगा, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, अगर एसी मेरा गिर रहा है तो ये एसी का ग्राफ है और ये एमसी का ग्राफ है, तो छोटा कौन है? नीचे कौन है? नीचे सर एमसी है, तो एमसी हमेशा छोटा होगा एसी से। ये पहला रिलेशन है किसके बीच में? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। तो पहला रिलेशन याद रखो, व्हेन एसी फॉलिंग मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन एसी, इज ऑलवेज लेस देन एसी। पहला रिलेशन क्लियर। दूसरा, व्हेन एसी इज राइजिंग, राइजिंग का मतलब बढ़ना, अगर एसी गिरते गिरते बढ़ना स्टार्ट होता है, देखो ई के पॉइंट से एसी बढ़ना स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट से देखिएगा, यहाँ से इस पॉइंट से। तो अगर इस पॉइंट पे आप देखोगे तो एसी इस बार नीचे है और एमसी ऊपर है, यानी एमसी ग्रेटर देन एसी। यानी अगर एसी बढ़ता होगा, एसी का मतलब एवरेज कॉस्ट, तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट हमेशा बड़ा होता है एवरेज कॉस्ट से। और पहला वाला में हम लोग देखे थे कि अगर एसी गिरेगा तो एमसी छोटा होगा किससे? एसी से। तो उल्टा रिलेशन याद रखिएगा कि अगर एसी गिरता है तो एमसी लेस देन होता है एसी से, और हमेशा एसी जब भी बढ़ेगा तो एमसी बड़ा होगा एसी से। 2 पॉइंट, पूरा क्लियर। तीसरा पॉइंट कहता है व्हेन एसी इज कांस्टेंट, एसी नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, नहीं वो गिरेगा नहीं बढ़ेगा, तो उस समय मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है। यानी ये वाला केस कब आएगा? जब एसी कांस्टेंट होगा, जब एसी कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहां पर है किस पॉइंट पे? ई पॉइंट पे एसी क्या हो चुका है? कांस्टेंट हो चुका है। तो यहां पर आपका एसी बराबर एमसी हो गया, और जब भी 2 पॉइंट बराबर होता है तो एक दूसरे को कट करके निकलता है। कैसे निकलता है? कट करके। तो देखो इसी पॉइंट पे, ई वाले पॉइंट पे एसी एमसी कट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारा एसी क्या है? कांस्टेंट। और नेक्स्ट रिलेशन एमसी, एमसी इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द एसी, एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एसी के लेफ्ट होगा। देखो यहां भी लेफ्ट है और यहां भी लेफ्ट है, और लास्ट क्या है? कट करता है एसी को फ्रॉम इट्स लोवेस्ट पॉइंट, और एमसी देखो यहां से आकर एसी को नीचे के पॉइंट से कट कर रहा है। क्या चीज? नीचे पॉइंट, यानी सबसे लोवेस्ट पॉइंट। यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या था? ई। क्या था? ई। तो ले देखिए, बस बात ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे सब कोई, कि अगर एसी फॉल हो रहा है तो इस केस में जो एमसी होगा वो लेस देन एसी होगा, और अगर एसी राइज हो रहा है तो इस केस में एमसी ग्रेटर देन एसी होगा। अगर एसी ना राइज हो रहा है ना फॉल हो रहा है तो उस केस में एमसी बराबर एसी होता है। और लास्ट पॉइंट, एमसी हमेशा एसी को कट करेगा। क्या करेगा? कट। किस पॉइंट से? लोवेस्ट पॉइंट से। किस पॉइंट से? लोवेस्ट पॉइंट। ये टोटल 4 रिलेशन है, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, राइट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो आपको ये 4 पॉइंट जहां पे हम ये लिखें इसको लिखकर आपको आ जाना। रीजन नहीं पूछेगा क्यों सर, क्यों बड़ा होता है, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन रिलेशनशिप जरूर पूछेगा। तो पहला रिलेशनशिप जो हमारा बन रहा था, द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, यहां पे हो जाता है क्लियर। आई होप इस रिलेशनशिप में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट रिलेशन पे, जिसमें हम लोग देखेंगे टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है। इस बार आया है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हो चुका है और मार्जिनल कॉस्ट तो हम लोग जान ही रहे हैं। एक ग्राफ तो तुम लोग पिछले बार में देख के आए थे, यही मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ है, लेकिन ये जो तुम ग्राफ देख रहे हो ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? टोटल कॉस्ट का। ठीक है, अब इन दोनों के ग्राफ को देखते हुए हम रिलेशन पता करेंगे कि टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आइए, सबसे पहला रिलेशन कहता है मार्जिनल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव यूनिट ऑफ द आउटपुट। हमेशा मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा टोटल कॉस्ट के सक्सेसिव यूनिट से, यानी जिस पॉइंट पे आप निकाल उस पॉइंट को यहां रखो और एक पॉइंट पीछे रखे उसको यहां पे रखो, यानी टोटल कॉस्ट की मदद से हमेशा आपका क्या निकलने वाला है? मार्जिनल कॉस्ट। ये पॉइंट दे रहा है। एक रिलेशन ये है कि मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के हेल्प से निकलता है, और फॉर्मूला आपका यहां पे दिया हुआ है। दूसरा, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज डिमिनिशिंग, क्या हो रहा है? मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट, यानी मार्जिनल कॉस्ट के गिरने से टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे। क्या होगा? धीरे धीरे। चलिए इसको ग्राफ में देख लो एक बार तुम लोग, यहां देखो इतना दूर का पॉइंट से देखो, यहीं पे मार्जिनल कॉस्ट बस घट रहा है, यहां से उठ रहा है इतना दूर के पॉइंट पे, तो इतना दूर के पॉइंट पे टीसी बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, एकदम डिक्रीजिंग रेट से। तो याद रखिए एमसीक्यू में पूछता है व्हेन एमसी इज डिक्रीजिंग टीसी इंक्रीज इन व्हिच रेट, तो आपको लिखना है डिक्रीजिंग रेट। क्या लिखना है? डिक्रीजिंग रेट। दूसरा, पहला रिलेशन यहां पे खत्म हुआ। दूसरा कहता है व्हेन एमसी इज राइजिंग, अब एमसी बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो टीसी इंक्रीज कर रहा है, टीसी फिर बढ़ रहा है, लेकिन इस बार बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, यानी एमसी अगर बढ़ेगा तो टीसी इस बार ऐसे बढ़ेगा एकदम इंक्रीजिंग रेट से। इसको भी ग्राफ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहां से जो है मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट करता है इस पॉइंट से, क्यों? और यहां से देखो आपका टोटल कॉस्ट एकदम इंक्रीज रेट से बढ़ रहा है, यहां पे धीरे धीरे बढ़ रहा है एकदम। कौन सा ट्रेन होता है? मालगाड़ी जिसको बोलते हैं ना, है ना, एकदम धुकुर 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 धुकुर, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट। लेकिन जहां पे स्पीड बढ़ा उसके बाद कौन है? वंदे भारत ना। वंदे भारत की स्पीड से कब बढ़ेगा? जब मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ना स्टार्ट होगा। यानी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट होगी दुनिया फास्ट होना स्टार्ट होगा। टेक्नोलॉजी खुद स्लो चल रही है तो दुनिया कैसे फास्ट हो सकता है? दुनिया हमेशा ग्रोथ करेगी, ऐसा नहीं कि दुनिया ग्रोथ नहीं करेगी। हम लोग बैठे हुए रहेंगे ना, कहीं ना कहीं हमारा शरीर बढ़ रहा है, तो ग्रोथ तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है। लेकिन हाँ, अगर तुम दौड़ोगे तो तुम बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करोगे भाई, लेकिन वही अगर तुम बैठे रहोगे तो तुम्हारा धीरे धीरे ग्रोथ होगा, लेकिन ग्रोथ तो होना ही होना। जस्ट लाइक भाई, अगर एमसी गिरता है तो टीसी बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, लेकिन जब एमसी भी बढ़ने लगता है तो टीसी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से। याद रखिएगा, 2 रिलेशनशिप यहां पे हमारा खत्म। तीसरा और लास्ट, व्हेन एमसी रीचेज इट्स लोएस्ट पॉइंट,
अगर एमसी घटते घटते देखो घटते घटते कहीं ना कहीं लोएस्ट पॉइंट पे वो पहुंचेगा, तो कह रहा है कि जब मार्जिनल कॉस्ट अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होगा उस समय टीसी स्टॉप इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट। उस समय टीसी जो है वो बढ़ना बंद कर देगा, किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। क्यों? क्योंकि याद करो सबसे लोएस्ट पॉइंट से ही टीसी स्पीड में उठता है, यानी इंक्रीजिंग रेट से। तो कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग रेट को छोड़ दिया होगा, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वो बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट को छोड़ के एकदम स्टॉप कर देगा। अगर डिक्रीजिंग रेट स्टॉप है तो कौन सा रेट चल रहा होगा? इंक्रीजिंग रेट। ये लॉजिक वाला बात था, ठीक है। जैसे इसको भी ग्राफ पे देख लो आप लोग, सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था? क्यू, यहाँ पर है ना। यहां पे देखो इतना दूर तक आपका जो टीसी बढ़ा है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा है। किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। और इसी क्यू वाले पॉइंट से जो टीसी बढ़ना स्टार्ट किया वो किस रेट से बढ़ना स्टार्ट किया है? इंक्रीजिंग रेट से। यानी वो पॉइंट बोल रहा है कि जब एमसी अपने लोएस्ट पॉइंट पे होगा एकदम क्यू पे, देख लो वहां पे टीसी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना छोड़ देगा और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट कर देगा। ये था लास्ट रिलेशन इसके बीच में, आपका टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। यहां पर जो दो रिलेशन इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था, पहला रिलेशन था एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरा रिलेशन था हमारा टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। इन दोनों के बीच में चार रिलेशन हम दे दिए पॉइंट वाइज पॉइंट, उसको जरूर लिख लीजिएगा। एग्जाम में वही पॉइंट को लिख के भी आना है, तब आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लॉजिक लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, आपको नंबर उतना में मिल जाएगा। क्लास 10 ये सब में चाहता है कि थोड़ा भरना पड़ता है, लेकिन क्लास 11 क्लास 12 खासकर सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा पॉइंट वाइज पॉइंट भी लिखेंगे तो उनका काम चल जाता है। लेकिन आप बिहार बोर्ड के बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनो, आपको लिखना होगा भर भर के, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट से ज्यादा बुक में भी नहीं है, तो इतना पॉइंट बिहार बोर्ड भी एक्सेप्ट करेगा, आपका सीबीएसई बोर्ड भी एक्सेप्ट करेगा। आई होप दोनों रिलेशनशिप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, उसमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।